नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कई दिनों से हमारे सोशल मीडिया के जितने भी सब्सक्राइबर्स है, व्यूवर्स है, जिन्होंने लोन कंपनियों से, बैंक एनबीएफसी से दोस्तों पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड्स ले रखा है, और ऐसे में आगे चलकर किन्हीं विषम परिस्थितियों और चलते आर्थिक हालातों के कारण ये लोन की ईएमआईज को कॉन्टिन्यूसली डिफॉल्ट कर रहे हैं, लोन की ईएमआईज को नहीं भर पा रहे हैं। और ऐसे में बकाया राशि की रिकवरी और वसूली के लिए लोन कंपनियों, बैंक एनबीएफसी की तरफ से दोस्तों लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर के ऊपर द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 के तहत एक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर के खिलाफ में आर्बिट्रेशन का केस कर दिया गया है, आर्बिट्रेशन का केस चालू है दोस्तों। और ऐसे में आगे चलकर लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर के खिलाफ में के अगेंस्ट में प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर के द्वारा दोस्तों एक सेक्शन 17 का इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया जा रहा है। और दोस्तों, ये इंटरिम ऑर्डर की कॉपी लगातार हमारे जो भी लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर्स हैं, उनके द्वारा उसकी पीडीएफ कॉपी, उसकी ऑर्डर की जो कॉपी है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजा जा रहा है। उस ऑर्डर कॉपी में, उस इंटरिम ऑर्डर की कॉपी में ये लिखा गया है कि यह पैन कार्ड नंबर है लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर का, रेस्पोंडेंट का यह पैन कार्ड नंबर है। इस पैन कार्ड नंबर से जितने भी उनके अकाउंट्स लिंक्ड है वो सारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए। अच्छा, कितने अमाउंट तक फ्रीज करना है? जो भी अमाउंट उस ऑर्डर में मेंशन्ड है उतना अमाउंट फ्रीज करना है, जिससे कि आगे चलकर भविष्य में जस्टिस सिक्योर हो सके और जो भी अमाउंट अकाउंट में रखा हुआ है वो अमाउंट को लोन का बोरोवर विड्रॉ ना कर सके, उतने अमाउंट को फ्रीज कर दिया जाए। इस प्रकार का ऑर्डर उस सेक्शन 17 के इंटरिम ऑर्डर में दिया गया है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, और होता क्या है, कई बार मैक्सिमम टाइम लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर का बैंक अकाउंट फ्रीज भी कर दिया जा रहा है दोस्तों। हमारे कई लोन के बोरोवर्स हैं जिनका उस बैंक अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होता है, उस अकाउंट को कई बार फ्रीज कर दिया जा रहा है, जिससे वो 1 रुपये भी उसमें से निकाल नहीं पा रहे हैं और उनका घर चलाना उनको मुश्किल हो जा रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे हमारे लोन के बोरोवर, लोन के डिफॉल्टर का प्रश्न ये उठता है कि सर जी, सिर्फ ये सेक्शन 17 के इंटरिम ऑर्डर के पास हो जाने से और इस ऑर्डर की कॉपी को बैंक अकाउंट के मैनेजर को भेज देने से हमारा अकाउंट डायरेक्टली सीधे कैसे फ्रीज किया जा रहा है? सिर्फ इंटरिम ऑर्डर की बेसिस पर डायरेक्टली सीधे कैसे फ्रीज कर दिया जा रहा है? हमने तो सुना है कि सेक्शन 17 के इंटरिम ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सिविल न्यायालय से, कमर्शियल कोर्ट से एग्जीक्यूशन का ऑर्डर लेकर आना पड़ता है। लोन कंपनियों को, बैंक एनबीएफसी को सिविल न्यायालय के समक्ष एग्जीक्यूशन की पिटीशन फाइल करनी होती है और वहां से एग्जीक्यूशन का ऑर्डर लेकर आना होता है। उसके बेसिस पर, उस ऑर्डर के बेसिस पर तब जाकर अकाउंट फ्रीज किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर के द्वारा फटाफट तुरंत इंटरिम ऑर्डर पास किए जा रहे हैं और उस इंटरिम ऑर्डर के बेसिस पर तुरंत इमीडिएटली अकाउंट को फ्रीज कर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों आखिरकार? तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि सेक्शन 17 का इंटरिम ऑर्डर पास होते ही डायरेक्टली सीधे कैसे अकाउंट फ्रीज कर दिए जा रहे हैं। लोन कंपनियों को, बैंक एनबीएफसी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सिविल न्यायालय में जाकर एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही है? उनको वहां से ऑर्डर क्यों नहीं लाना पड़ रहा है? डायरेक्टली सीधे अकाउंट फ्रीज क्यों कर दिए जा रहे हैं? इसके पीछे का कानूनी पॉइंट क्या है, लीगल पॉइंट क्या है दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा। डियर फ्रेंड्स, ईयर 2015 के पहले आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में जब सेक्शन 17 के तहत इंटरिम ऑर्डर पास होता था तो ऐसे में वो इंटरिम ऑर्डर दोस्तों एनफोर्सिएबल नहीं होते थे। उसको एनफोर्स करवाने के लिए बैंक एनबीएफसी को, लोन कंपनियों को सिविल न्यायालय में जाना होता था और सेक्शन 9 का पिटीशन फाइल करके वहां से दोस्तों ऑर्डर लेकर आना पड़ता था। उस इंटरिम ऑर्डर को एनफोर्स करवाने के लिए
एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करके दोस्तों वहां से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल न्यायालय से दोस्तों ऑर्डर लेकर आना पड़ता था अकाउंट को फ्रीज करवाने के लिए डियर फ्रेंड्स। तो 2015 से पहले इंटरिम ऑर्डर एनफोर्सिएबल नहीं थे दोस्तों, वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे, उस ऑर्डर को कोई मानता ही नहीं था दोस्तों। और ऐसे में बैंक एनबीएफसीज को या फिर जो भी पक्ष होगा उसको उस इंटरिम ऑर्डर को एनफोर्स करवाने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए सिविल न्यायालय में जाना पड़ता है दोस्तों। और कई बार तो लोग सेक्शन 9 का ऑर्डर लेकर आते थे, और सेक्शन 9 का ऑर्डर डायरेक्टली सीधे ये कोर्ट के माध्यम से आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के माध्यम से आता है, और कोर्ट के माध्यम से जो ऑर्डर आता है वो एनफोर्सिएबल होता है और लोगों को उस ऑर्डर को मानना पड़ता था। बैंक एनबीएफसीज को, जो भी बैंक थी जो अकाउंट फ्रीज करती है, उनको मानना पड़ता था दोस्तों। लेकिन हुआ क्या, अब इस आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को इफेक्टिव और मजबूत बनाने के लिए और ये इंटरिम ऑर्डर एनफोर्सिएबल हो सके, इसके लिए 2015 में दोस्तों एक अमेंडमेंट लाया गया दोस्तों सेक्शन 17 के अंदर, और उसके अंदर सेक्शन 17 सब क्लॉज 2 को ज्वाइन किया गया। और उसमें यह कहा गया कि सेक्शन 17 के तहत पास हुए इंटरिम ऑर्डर ये सिविल न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के ऑर्डर के समान माने जाएंगे दोस्तों। ये समझिए कि सेक्शन 17 का जो इंटरिम ऑर्डर पास हुआ है वो समझो कि कोर्ट का ऑर्डर ही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर ही है, उस ऑर्डर के समान ये माने जाएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर एनफोर्सिएबल होते हैं दोस्तों, तो उसी तरीके से अब ये भी क्या होगा, एनफोर्सिएबल होगा। अब इसके लिए एग्जीक्यूशन का पिटीशन, ऑर्डर, पिटीशन फाइल करने की जरूरत नहीं, ऑर्डर लाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली सीधे इस इंटरिम ऑर्डर को सीधे एनफोर्स किया जा सकता है और इसके द्वारा डायरेक्टली सीधे अकाउंट फ्रीज किए जा सकते हैं। बस इसी के बेसिस पे, इसी अमेंडमेंट 2015 के अमेंडमेंट के आधार पर, इस सेक्शन 17 सब क्लॉज 2 के आधार पर कि भैया ये जो ऑर्डर पास हुए हैं ये डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, सिविल न्यायालय के ऑर्डर के समान माने जाएंगे। बस इसी के आधार पर, इसी धारा सेक्शन के आधार पर जो बैंक होती है वो आपके अकाउंट को फ्रीज कर देती है दोस्तों। लेकिन यहां पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, फोर्सफुल तरीके से बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, कोर्सिव तरीके से बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इस धारा 17 सब क्लॉज 2 को लेकर काफी डिस्प्यूट भी अराइज हुए हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, कोर्ट के द्वारा पास सेक्शन 9 का ऑर्डर हो या फिर उनकी तरफ से कोई भी ऑर्डर आता है वो स्ट्रांगली एनफोर्सिएबल होता है, उसको डिपार्टमेंट अथॉरिटी को मानना ही पड़ता है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है भाई, चाहे वो बैंक हो चाहे वो पुलिस हो, उनको मानना ही पड़ेगा। और ये क्या, ये ट्राइब्यूनल है, ये आर्बिट्रेटर, ये ट्राइब्यूनल है, आर्बिट्रेशन ये ट्राइब्यूनल है, दिस इज अ क्वाजी कोर्ट। ये पूरी तरीके से फुल्ली कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं है, कोर्ट नहीं है पूरी तरीके से, ये क्वाजी कोर्ट है, क्वाजी जुडिशियल है दोस्तों ये। तो कहीं ना कहीं यदि हम तुलना करने जाए कोर्ट के द्वारा पास ऑर्डर और आर्बिट्रेटर के द्वारा पास ऑर्डर, दोनों में फर्क है दोस्तों, डिफरेंस है। कानून में, किताब में सिर्फ ये लिखा है कि सबके समान माने जाएंगे, ये नहीं कहा गया कि भाई एकदम स्ट्रांगली उसको एग्जीक्यूट एनफोर्सिएबल होंगे। एनफोर्सिबल वर्ड लिखा है बट ऐसा नहीं कि मानना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पे डियर फ्रेंड्स, बस इसी के बेसिस पर क्या हो रहा है, अकाउंट फ्रीज कर दिया जा रहा है। तो ऐसे में आपको डरना, घबराना, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, तुरंत इमीडिएटली इस इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ में के अगेंस्ट में आपको एक स्ट्रांग, मजबूत आपको ऑब्जेक्शन रेडी करना है, आपको एक आपत्ति तैयार करवानी है दोस्तों। और आपका ऑब्जेक्शन, आपका जो आपत्ति है वो लीगल ग्राउंड के बेसिस पर होना चाहिए दोस्तों। यदि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया आपके कंसेंट के बिना चल रही है, आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट आपके कंसेंट के बिना हुआ है, एडीआर ओडीआर जो प्लेटफॉर्म्स है, संधि.com, संवाद जो ओडीआर है, जुपिटर, संधि.com, एड्रेस नाउ, ये जितने भी एडीआर ओडीआर हैं, यदि इनके सिलेक्शन, इनके चुनाव में आपकी सहमति, आपकी कंसेंट नहीं ली गई है, या फिर आर्बिट्रेटर अपने जुरिसडिक्शन के बाहर जाकर काम कर रहा है, तो ऐसे कुछ कानूनी ग्राउंड्स के आधार पर आप अपना एक मजबूत आपकी आपत्ति दर्ज करवाइए दोस्तों। आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन आप रेडी करिए। डियर फ्रेंड्स, कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट्स ने अपने जजमेंट्स में कहा है
कि आर्बिट्रेटर का जो अपॉइंटमेंट है वो दोनों पक्षों की सहमति से होना चाहिए। लॉ में, कानून में लिखा भी गया है, लेकिन कई बार बैंक एंड BFCs लोन कंपनियां इस चीज को प्रॉपर फॉलो नहीं करती हैं और अपने मन के मुताबिक वो आर्बिट्रेटर का चुनाव करती है, अपने मन के मुताबिक वो ODR ADR प्लेटफॉर्म का भी चुनाव करती हैं और कई बार एक्स पार्टी प्रोसीडिंग चलाकर लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोर्ड के खिलाफ में दोस्तों इंटरिम ऑर्डर पास करती हैं और आगे चलकर अवार्ड भी पास कर देती हैं, जो कि पूरी तरीके से इलीगल है, गैर कानूनी है और गलत है दोस्तों। बस इन्हीं ग्राउंड्स के बेसिस पर आप स्ट्रांगली इस इंटरिम ऑर्डर को चैलेंज करिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको सिर्फ इंटरिम ऑर्डर को चैलेंज करना है, इसको खत्म करवाना, सेट असाइड करवाना है, यदि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया उसको डीफ्रीज करवाना है दोस्तों, तो ऐसे में आपको सिविल न्यायालय, आपको कमर्शियल कोर्ट दोस्तों आपको जाना होगा। वहां पे आपको सेक्शन 37 की एक पिटीशन लगानी होगी और यदि आप अपने अकाउंट को डीफ्रीज करवाना चाहते हैं, अनफ्रीज करवाना चाहते हैं, तो सेक्शन 37 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के तहत आपको पिटीशन फाइल करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, मजबूती से बहस करना पड़ेगा दोस्तों और वहां से आपको सिविल न्यायालय से ऑर्डर लेकर आना पड़ेगा आपके अकाउंट को डीफ्रीज और अनफ्रीज करवाने के लिए दोस्तों। यदि सिर्फ आपको ऑर्डर के खिलाफ में कुछ करना है तो आपको सेक्शन 37 में आपको सिविल न्यायालय में जाना पड़ेगा। यदि पूरी आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स पूरी तरीके से गलत है, एक्स पार्टे, वन साइडेड है, आपकी सहमति लिए बिना, आपके पक्ष को सुने बिना, आपको प्रॉपरली नोटिस सर्व किए बिना ये सारी चीजें चल रही हैं, तो सीधे आप इसको चैलेंज कर सकते हैं दोस्तों हाई कोर्ट में। डियर फ्रेंड्स, आप जाकर वहां पे पिटीशन फाइल कर सकते हैं, रीट पिटीशन आप फाइल कर सकते हैं इस पूरी प्रोसीडिंग के खिलाफ में दोस्तों, इस आर्बिट्रेशन की पूरी प्रोसीडिंग के खिलाफ में। डियर फ्रेंड्स, पहले क्या करना है, पहले आपको ऑब्जेक्शन रेडी करना है, आपको आपत्ति बनानी है दोस्तों, एक लेटर रेडी करना है दोस्तों। कानूनी मुद्दों पर लीगल ग्राउंड्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए और जितने भी ग्राउंड्स बनेंगे जो भी इस आर्बिट्रेशन कानून के अंदर दोस्तों निकालिए, ढूंढिए आपकी प्रोसीडिंग्स में क्या क्या गलतियां हुई हैं, उन सारी गलतियों को निकालिए आप और इस कानून के तहत एक स्ट्रांग ऑब्जेक्शन रेडी करिए दोस्तों और ऑब्जेक्शन की कॉपी प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर के पास दीजिए, जो भी आपके इस केस में जो भी ODR ADR जो प्लेटफॉर्म है उनके पास दीजिए, आपकी लोन कंपनी के पास एक कॉपी दीजिए और ये कॉपी ईमेल के माध्यम से दीजिए, स्पीड पोस्ट के माध्यम से दीजिए, दोनों मोड यूज करिए दोस्तों। और देने के बाद यदि आपको राहत मिल जाती है, प्रोसीडिंग यदि विड्रॉ हो जाती है, इंटरिम ऑर्डर खत्म कर दिया जाता है, अकाउंट आपका डीफ्रीज कर दिया जाता है, तो बहुत अच्छी बात है, कम खर्च में आपका काम हो जाएगा दोस्तों एक स्ट्रांग ऑब्जेक्शन देने से। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो आपको इस ऑर्डर के खिलाफ में आपको दोस्तों सिविल न्यायालय में जाना पड़ेगा। सेक्शन 37 के तहत आपको दोस्तों पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी दोस्तों। आप यदि आपका अकाउंट अभी फ्रीज नहीं हुआ है तो तुरंत इमीडिएटली जाइए और इस प्रोसीडिंग के खिलाफ में इस ऑर्डर पे स्टे लीजिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, इसको सेट असाइड करवाइए, खत्म करवाइए दोस्तों सिविल न्यायालय के माध्यम से। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दी कि आखिरकार क्यों इंटरिम ऑर्डर पास होते ही इस ऑर्डर के आधार पर सीधे आपका बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज कर दिया जाता है दोस्तों। इसका मुख्य कारण है अमेंडमेंट, संशोधन 2015। सेक्शन 17 के अंदर दोस्तों एक नया धारा, एक नया सेक्शन जोड़ा गया, सेक्शन 17 सब क्लॉज 2। इसमें यह लिखा गया कि इंटरिम ऑर्डर जो पास हुआ है वो ऑर्डर सिविल न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के समान माना जाएगा। बस इसी चीज को लेकर डायरेक्टली सीधे जो बैंक होती है वो आपके अकाउंट को फ्रीज कर देती है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, तो दोस्तों मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ऐसे में घबराइए, परेशान बिल्कुल मत होइए। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है उस प्रोसेस को फॉलो करिए, डेफिनेटली आपका बैंक अकाउंट डीफ्रीज होगा, अनफ्रीज होगा दोस्तों। यदि इलीगल तरीके से, गलत तरीके से आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट हुआ है दोस्तों, इसको सीधे हाई कोर्ट में चैलेंज करिए। आपके पक्ष को सुना नहीं गया है, आपको प्रॉपर्ली नोटिस सर्व नहीं की गई दोस्तों, डायरेक्टली सीधे हाई कोर्ट में दोस्तों आप रीट पिटीशन फाइल करिए। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपके पक्ष को नहीं सुना गया है दोस्तों, तो सीधे आप हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस बात को नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, यदि ऐसा कुछ आपके मामले में हुआ है तो डरिए, घबराइए बिल्कुल भी मत। आमतौर पर आपको मैं डेली देख रहा हूँ, 4-5 तो डेली मेरे व्हाट्सएप पर आ रहे ऑर्डर कॉपी। संवाद ADR ने इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया है, उनके प्लेटफॉर्म पे ये मामला चला, प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर ने ये ऑर्डर पास कर दिया है। संधि.com करके ODR ADR जो प्लेटफॉर्म है, उनके इस प्लेटफॉर्म पे डिजिटली आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स चली, प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर ने इस मामले में इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया है। ऐसे बहुत सारे ADR ODR प्लेटफॉर्म्स हैं
इसके ऊपर ये प्रक्रियाएं चल रही है दोस्तों। यदि सही तरीके से चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि गलत तरीके से चलाया जा रहा है तो इस प्रोसीडिंग के खिलाफ में तुरंत इमीडिएटली आप एक्शन लीजिए दोस्तों। यदि आप ऐसा करोगे तो मैं तो आपको यही कहूँगा दोस्तों कि इस मामले में आगे चलकर सेटलमेंट ही होगा, इस बात को नोट कर लीजिए। इस प्रोसीडिंग में क्या गलतियां हो रही, क्या वीक पॉइंट्स है, क्या लूप होल्स है, क्या ये प्रोसीडिंग नियम कानून से चल रहे हैं, क्या ये प्रोसीडिंग आर्बिट्रेशन के कानून में लिखे गए प्रोसीजर के हिसाब से चल रहे हैं। यदि नहीं चल रहे हैं तो इसको आप दोस्तों इसको चैलेंज करिए, इसके खिलाफ में आप दोस्तों ऑब्जेक्शन दीजिए, आपत्ति दर्ज करवाइए, इसको कोर्ट में दोस्तों चैलेंज करिए, इसको सेट असाइड करवाइए, इस पे स्टे की पिटीशन फाइल करिए दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, यदि ऐसा कोई मामला आपके साथ में हुआ है तो आप किसी अच्छे बढ़िया एडवोकेट जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट इस कानून के मामले में एक्सपर्ट हो, नॉलेजेबल हो, उनसे संपर्क करिए और इस मामले में दोस्तों सीरियस तरीके से इसमें प्रोसीड करिए दोस्तों। यदि इसमें कोई आपको मेरी मदद चाहिए, ये पूरा मामला यदि आप मेरे माध्यम से रिजॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, शांति से बैठेंगे तो ये मामला धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और आगे चलकर आपके खिलाफ में दोस्तों अवार्ड भी पास हो जाएगा और घर की छोटी मोटी चल संपत्तियां भी आपकी अटैच हो सकती हैं और आपके अकाउंट में जो पैसे रखे थे, जो फ्रीज हो गए थे, उसको बाद में दोस्तों कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन देकर उस अमाउंट को विड्रॉ किया जाएगा। इस अवार्ड को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा सिविल न्यायालय के माध्यम से दोस्तों, एनफोर्स करवाया जाएगा अंडर सेक्शन 36 में दोस्तों। तो इसको सीरियस लीजिए इस मामले को। कोई भी मदद चाहिए तो आप मुझे मेरे दिए गए लीगल हेल्पलाइन नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपसे कनेक्ट हो जाऊंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।